नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे अगला लेक्चर चैप्टर 1 का, जिसमें मृदा कंपोनेंट्स यानी मृदा के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं उन सब की बात अपन करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ सोइल। तो देखो, सोइल कंपोनेंट्स के अंदर मृदा अवयव, मृदा किस किस से मिलकर बनी हुई है। सोइल कंपोनेंट्स। मृदा प्रणाली में 3 प्रावस्थाएं, एक ठोस, द्रव और गैस। यानी जैसे पदार्थ की भौतिक अवस्था होती है, वैसे ही मृदा के अंदर 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस प्रावस्था भी हो सकती है। पौधों को खाद्य तत्व यानी खाद्य पदार्थ प्रदान करने की दृष्टि से केवल ठोस और द्रव प्रावस्थाएं हैं। यानी पौधों को खाद्य पदार्थ या खाद्य तत्व जो उपलब्ध होते हैं, वो या तो उनको ठोस रूप में मिलते हैं या वो ठोस रूप से एब्जॉर्ब करते हैं, या लिक्विड से वो गैसों को सामान्यतया पोषक तत्वों के रूप में सीधा अवशोषित नहीं कर पाते हैं। गैसों को बदल करके एक रूप से दूसरे रूप में काम में ले सकते हैं। मृदा के ठोस अवयव महीन अवस्था में होते हैं, यानी छोटे छोटे बारीक कणों के रूप में मृदा के ठोस अवयव होते हैं। मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थों से घिरा रहता है। यानी मृदा का टोटल आयतन जितना भी है, उसका 50% भाग है वो ठोस पदार्थों से घिरा हुआ है, और शेष 50% भाग में जल और वायु उपस्थित रहती है, जिसे रंध्रावकाश कहते हैं। यानी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के अंदर जल और वायु पाए जाते हैं, इसलिए इनको रंध्रावकाश कहते हैं। यानी 50% के अंदर ठोस पदार्थ होता है और 50% के अंदर जल और वायु, जिनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, एयर प्लस वाटर 50% है, और इनको रंध्रावकाश के नाम से जाना जाता है। ये कितना परसेंट होता है? 50% होता है। अब मृदा में मुख्य रूप से 4 अवयव होते हैं। अब मुख्य रूप से 4 अवयवों में कौन कौन है? एक तो है खनिज पदार्थ, मिनरल मैटर। दूसरे हैं कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? खनिज और कार्बनिक पदार्थों के बाद में थर्ड कारक है अपने पास, मृदा अवयव है जल, वाटर, जिनको हम पर रंध्रावकाश के नाम से जानते हैं। और फोर्थ है मृदा वायु। यानी ये 50% ये होता है, 50% के अंदर ठोस होते हैं और 50% के अंदर वाटर और सोइल एयर आती है, मृदा वायु। ये मृदा के मुख्य मुख्य अवयव हैं। खनिज, कार्बनिक पदार्थ वो ठोस में 50%, और जल और मृदा वायु ये 50% में, जिनको रंध्रावकाश के नाम से जाना जाता है, रंध्रावकाश। क्लियर? अब देखो, मृदा को 2 भागों में बांटा हुआ है। 50% तो ठोस है उसके अवयवों में, और 50% है रंध्रावकाश। फिर 50% में खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक बहुत ही कम है 50% में, यानी 5% कार्बनिक है और 45% है खनिज। अब खनिजों को 2 कैटेगरी में, एक होते हैं कोलोइड्स और एक होते हैं क्रिस्टलॉइड, जिनकी बात अपन पीछे कर चुके हैं। जो जांतव झिल्ली से आर पार निकल जाते हैं वो क्रिस्टलॉइड, जो जांतव झिल्ली से आर पार नहीं निकलते हैं वो कोलोइड। यानी 2 कैटेगरी हो गई, कोलोइड और क्रिस्टलॉइड। तो ठोस जो होता है 50% में, खनिज पदार्थ कितने हैं? 45%। कार्बनिक पदार्थ केवल कितने? 5%। खनिज पदार्थों में कोलोइड और क्रिस्टलॉइड। अब देखो, कार्बनिक पदार्थों के अंदर अपने पास एक तो है जीवित सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव हैं सूक्ष्म जीव, वो कार्बनिक पदार्थ निर्मित करते हैं या वो कार्बनिक पदार्थों का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमस और सड़े कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस और सड़े कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो भी कार्बनिक पदार्थ में यानी 5% की श्रेणी में आते हैं। अब रंध्रावकाश यानी 50% के अंदर है द्रव 25% और गैस भी 25%।
यानी 50%। अब देखो मृदा में जल और वायु का अनुपात 50-50 है, ये देख चुके हैं अपन। यानी 25%, टोटल 50% अंदर अवकाश में, 50% है 25% है जल और 25 है हवा, यानी 50-50% का ये रेशियो है। परंतु मौसम और वातावरणीय कारक, जब टेम्परेचर बढ़ता है घटता है या वातावरण में चेंज होता है, क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, तो इनका अनुपात वह घटता और बढ़ता रहता है। यानी जल, जब बारिश का मौसम होता है तो जल की मात्रा बढ़ जाती है, हवा की मात्रा घट जाती है। देखो मृदा का आयतनात्मक संगठन में 25% जल, 25% वायु, 45% खनिज पदार्थ, 5% कार्बनिक पदार्थ। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कार्बनिक पदार्थ वो सबसे कम होता है। ये टोटल 100%, 100 में से 50% ठोस, 50% जल और वायु। जल और वायु 25% और 5% कार्बनिक और 45% खनिज पदार्थ होते हैं। ये मृदा का आयतनात्मक संगठन। क्लियर। अब देखो अपन मृदा अवयव के अंदर बात करते हैं खनिज पदार्थों की। मिनरल मैटर क्या होता है? तो मिनरल्स की यदि बात करें जो मृदा में पाए जाते हैं, तो ये ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं। खनिज या मिनरल क्या होते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जो एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वो खनिज के नाम से जाने जाते हैं। और खनिजों से ही अयस्क भी निकाले जाते हैं। तो मृदा में खनिज पदार्थों का आकार, मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। यानी खनिज का संगठन जो है, उसका जो मूल पदार्थ है, यानी ये किससे बना है, उस पर निर्भर करता है। ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। यानी चट्टानें जब टूटती है, नष्ट होती है, तो उससे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठोस भाग के 90% से अधिक भाग में खनिज पदार्थ होते हैं। यानी अपना ठोस जो है, मृदा अवयव में 50% ठोस होता है और उस 50% का भी 90% भाग खनिज होते हैं। और 50 का 90% 45% हो गया, और 5% में आपको पता है अभी पीछे देख के आ रहे हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कि विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट और मृत्तिका में इसका अंश पाया जाता है। यानी मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, रेत, सिल्ट, मृत्तिका, ये रेत के कई सारे प्रकार हैं, इनके अंदर ये सब पाए जाते हैं। मृदा में बालू एवं सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में खनिज, मृदा में बालू और सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में खनिज क्वार्ट्ज और फेल्सपार। अधिक मात्रा में बालू में और सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में खनिज कौन से हैं? क्वार्ट्ज और फेल्सपार। क्लियर। अब देखो इसके अंदर जो सिल्ट अंश है, सिल्ट का मतलब ये एक मिट्टी का ही रूप है जो बालू और क्ले यानी मृत्तिका के बीच में जिसका कणों का साइज होता है, वो दानेदार मिट्टी का रूप जो है वो सिल्ट कहलाता है। अब बालू और सिल्ट में अधिक मात्रा में खनिज कौन सा पाया जाता है? एक तो क्वार्ट्ज और एक फेल्सपार। मृदा में मृत्तिका अंश में द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। क्ले के अंदर क्या होती है? द्वितीय खनिज। द्वितीय खनिज का मतलब जो मूल खनिज है वो नए प्रकार के खनिज बना लेते हैं टूट करके, तो उनको द्वितीय खनिज कहते हैं। और मृदा में मृत्तिका अंश में द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होती है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिका मतलब SiO2 और ऑक्सीजन होती है। क्लियर। खनिज के बाद में देखो अपने कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर, जो जीव जंतुओं से के सड़ने गलने से निर्मित होते हैं, उनकी बात हो रही है। जीव जंतुओं के सड़ने और गलने से जो निर्मित होते हैं, तो मृदा में कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो अपने को कहाँ से मिलते हैं? जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों से। मृदा में कार्बनिक पदार्थ पौधों, पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक भाग के रूप में रहते हैं।
क्योंकि ठोस के अंदर 45% तो अपना खनिज आ गया और 5% आ गया कार्बनिक पदार्थ, तो ये 3 से 5% भारात्मक रूप से उपस्थित रहते हैं। मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से, विच्छेदन का मतलब तोड़ना या मिट्टी को अलग अलग भागों में करते रहना, उसका विच्छेदन का मतलब है टूटते रहना, से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मिट्टी को उड़ेलते रहते हैं एक तरीके से। आपने देखा होगा जब गोबर की खाद होती है और मिट्टी पर है तो उसको सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, उसको छोटे छोटे पदार्थ कणों में तोड़ करके और वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इससे मृदा की उत्पादकता बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। मृदावातन, मृदावातन का मतलब मृदा में वायु का संचार, बढ़ोतरी, जल को धारण करने की क्षमता में बढ़ोतरी, मृदा संरचना में सुधार आदि किसके कारण होता है, कार्बनिक पदार्थों के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है। मृदावातन में बढ़ोतरी हो, जल धारण की क्षमता हो और मृदा की संरचना में सुधार हो, सब कार्बनिक पदार्थों की क्या कारण होता है। क्लियर। अब देखो मृदा अवयव में थर्ड पार्ट आता है, वो है मृदा जल, सोयल वाटर। मृदा जल का हिस्सा आप जानते हो कितना परसेंट होता है, 50% में तो ठोस होते हैं, 50% में वायु और जल होता है। तो 50% में वायु और जल होता है तो 25% जल, 25% हवा। क्लियर। अब देखो मृदा जल जो है सोयल वाटर, मृदा जल का हिस्सा आयतन के अनुसार 25% होता है। जल मृदा रंध्र अवकाशों में परिवर्तनीय बलों की मात्रा से धारित होता है। जल क्या होता है, मृदा के अंदर जो रंध्र अवकाश पाए जाते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनमें आकर्षण बलों के माध्यम से ठहरा हुआ रहता है। पौधों के पोषण के लिए मृदा जल की भूमिका अहम है। जल नहीं होगा तो पौधे वृद्धि नहीं करेंगे। यह लवणों एवं पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर, लवण हो चाहे पोषक तत्व हो, के साथ विलयन बनाकर पौधों को क्या करता है, पोषित करता है। यानी लवणों को और पोषक तत्वों को जल अपने में घोल करके और फिर पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। मृदा संरचना, मृदा का गठन, कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलॉइड्स की प्रकृति, रंध्र अवकाशों की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर करता है। मृदा की संरचना कैसी है, मृदा का गठन और संगठन कैसा है, कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलॉइड्स की प्रकृति कैसी है, और रंध्र अवकाशों की मात्रा कितनी है, रंध्रों की संख्या कितनी है मृदा के अंदर, उन सब पर मृदा जल निर्भर करता है। क्लियर। अब देखो अपन आ गए अगले अवयव पर, वो है मृदा वायु, और ये भी 25% होती है। रंध्र अवकाश में सोयल एयर, रंध्र अवकाश में मृदा वायु का आयतन 25% होता है। मृदा वायु रंध्र अवकाशों में उपस्थित रहती है, यानी जो मिट्टी के बीच में छेद पाए जाते हैं उनमें उपस्थित रहती है। इस कारण इसका वितरण असमान होता है, वितरण असमान होता है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। मृदा में CO2 की मात्रा 0.3%, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से अधिक होती है। यानी मृदा के अंदर CO2 की मात्रा वायुमंडल में तो होती है 0.03% और मृदा के अंदर होती है 0.3%। तो मृदा में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। यह जलवाष्प से संतृप्त रहती है। मृदा वायु है वो क्या रहती है, जलवाष्प से संतृप्त रहती है। मिट्टी के अंदर जो हवा पाई जाती है उसमें जलवाष्प भी पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की मात्रा, मृदा वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। यानी वायुमंडल में 21% के लगभग ऑक्सीजन है और 78% के लगभग नाइट्रोजन है। लेकिन मृदा जो मिट्टी के अंदर वायु होती है उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन कम होती है। मृदा वायु में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, गहराई के साथ क्या होती है, बढ़ती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे मिट्टी की गहराई बढ़ेगी
वैसे वैसे CO2 तो बढ़ती है और ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है। तो ये 4 फैक्टर्स थे अपने पास, 4 कंपोनेंट्स थे मृदा के अंदर। ठोस, ठोस के अंदर कौन कौन से, एक तो है खनिज और एक कार्बनिक पदार्थ, और उसके बाद 2 हो गए, एक मृदा जल और एक मृदा वायु। क्लियर? तो ये था अपना आज का मृदा के 4 अवयव पर लेक्चर। कल नए लेक्चर लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।